बेटी जब अपने मायके पहुंची तो पिता को देखकर उसके होश उड़ गए। सुबह के 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। नैना हड़बड़ाकर फ़ोन उठाई। नैना, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती, आकर देख जाओ और हो सके तो ले जाओ। मेरी भी अब उम्र हो रही है बेटा, घर गृहस्थी तुम्हारे भाई और भाभी संभालते हैं। तुम्हारी चाची के जाने के बाद इस घर में मेरी कितनी चलती है ये तुम समझती हो। नारायण बाबू अपनी भतीजी नैना से कहते हैं। नैना बोली, चाचा जी आखिर बात क्या है, साफ साफ बताइए। वो बोले, भाई साहब की देखभाल करना अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चों पर मैं खुद बोझ हूँ, फिर मैं भाई साहब का बोझ कैसे उठा सकता हूँ। अब अपनी जिम्मेदारी संभाल लो और मुझे माफ़ करो। नैना बोली, क्या बात है चाचा जी, ऐसा क्या हो गया कि बाबूजी को आप वहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं उनके प्राण उसी गांव में बसते हैं। माँ के जाने के बाद बाबूजी ने गांव में रहने का फैसला किया और खेती बाड़ी घर सब कुछ आप भी तो आज तक देखते आए हैं। मैं और राजीव भाई तो कुछ जानते भी नहीं हैं, इसलिए कभी हमने दखल अंदाजी भी नहीं की। फिर क्या बात हो गई। नैना के पिता नरेंद्र बाबू और नारायण बाबू दोनों भाई हैं। नरेंद्र बाबू सरकारी नौकरी करते थे। दोनों बच्चों के विवाह के 2 साल बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वो बच्चों के पास ना रहकर अपने गांव के घर में रहने लगे। वहाँ काफ़ी संपत्ति थी। अब पिता के खाने पीने का ख्याल चाचा और उसके परिवार वाले करते थे, इसलिए नैना और राजीव कभी दखल अंदाजी नहीं करते थे। खेती बाड़ी से जो भी आता नारायण बाबू के खाते में जाता। यहाँ तक कि नरेंद्र बाबू के कहने पर 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन भी नारायण बाबू के नाम पर कर दिया ताकि पिता की देखभाल में उनके पैसे खर्च ना हो। नैना के पति एक नामी गिरामी डॉक्टर थे और नैना का भाई राजीव एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पत्नी रेनू एक उच्च वर्गीय परिवार से आई थी जो अपनी ही दुनिया में रहती थी। उसे ना तो किसी का हस्तक्षेप पसंद था और ना ही पारिवारिक पचड़ों में पड़ती थी। 1 घंटे बाद नैना ने राजीव को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। राजीव बोला, अभी तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। नैना बोली, फुर्सत निकालना होगा और हमें कल सुबह ही निकलना होगा। चाचा जी ने दबाव देकर कहा है कि आकर देख जाओ। आखिरकार राजीव को मानना पड़ा। अगली सुबह दोनों भाई बहन निकले। रास्ते में राजीव को परेशान देख नैना बोली, परेशान मत हो, एक बार डॉक्टर से उन्हें दिखा देंगे, ठीक ही हो जाएंगे। राजीव झल्लाकर बोला, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, एकाएक क्या हो गया। कुछ साल और अगर वो लोग देखभाल कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अपनी ज़मीन कितने कम दामों में हमने उन्हें दे दी, यही सोचकर कि वो लोग बाबूजी का ख्याल रखेंगे। अपना मतलब निकल गया तो हो गए रिश्ते ख़त्म। नैना बोली, छोड़ो ना पुरानी बातों को, करने से क्या फ़ायदा हो सकता है। शायद बाबूजी आखिरी वक्त में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते होंगे। राजीव उत्तेजित होकर बोला, दीदी आपके लिए कहना बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अरे जीजा जी के पास अथाह पैसा है, अगर ऐसी नौबत आएगी तो आप ही अपने पास रख लेना। आप रेनू का स्वभाव जानती हैं, उसने तो साफ साफ मना कर दिया है और 3 कमरे के घर में मैं उन्हें कहाँ रखूँगा। वैसे बाबूजी ने जितना मुझ पर खर्च किया उतना ही आप पर भी किया है। नैना मुस्कराकर बोली, राजीव तुम भूल रहे हो, जब बाबूजी को रिटायरमेंट में जो पैसे मिले थे उन्होंने हम दोनों को आधा आधा दिया था। उस वक्त तुमने खुशी से कहा था कि बाबूजी जब भी कोई दिक्कत होगी याद कर लीजिएगा। अभी हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, छोटे से घर में रहना मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मैंने भी अपने हिस्से के पैसे भी तुम्हें दे दिए थे, याद है कि भूल गए।
राजीव गुस्से में मुंह घुमा लिया। नैना बोली, अपनी जिम्मेदारी से तुम मुंह नहीं फेर सकते हो। मैं तो कम से कम साल में एक बार गांव जाती थी, तुम तो कभी झांकने तक नहीं गए। तुम चिंता मत करो, ऐसी परिस्थिति आई तो मैं उन्हें अपने साथ रख लूँगी। नैना मन ही मन सोची, पति इतने बड़े डॉक्टर हैं, दुनिया का इलाज करते हैं, क्या वृद्ध ससुर को आश्रय नहीं दे सकते हैं। सफ़र खत्म हुआ, वो गांव पहुँचे। नरेंद्र बाबू को देखकर नैना की आंखें भर आई। इतने हट्टे कट्टे नरेंद्र बाबू सूख कर काटा हो गए थे। वो पिता के गले लगकर बोली, बाबूजी, 6 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपकी हालत दयनीय हो गई। पहले फ़ोन करवा देते, मैं चली आती। पिता थरथरी आवाज़ में बोले, तुम दोनों का अपना जीवन है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। फिर बड़े शहर में परेशानियां भी कम नहीं होती हैं, पर अब शायद मैं इन लोगों के लिए भी बोझ बन गया हूँ। नैना ने पिता को आश्वासन दिया और अगली सुबह उन्हें लेकर वापस निकल गई। अगले दिन नैना अपने पति सागर को बोली, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप यहाँ नहीं थे तो मैं गांव जाकर उन्हें यहाँ ले आई। सागर अचानक गुस्से में बोला, यहाँ ले आई क्या मतलब है? तुमने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? इतना बड़ा घर मैंने खुद के लिए बनाया है, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला है। और तुम्हारे पिता की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर है। जब पैसे लेने की बात आई थी तो कैसे नाटक करते हुए राजीव ने सारे पैसे ले लिए थे और तुम भी दानवीर कर्ण बनकर अपने पैसे उसे दे दी थी। मैं पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, किसी और के लिए नहीं। सागर के इस रूप को देखकर नैना हैरान थी। जो इंसान अनजान की सेवा और इलाज करता है, उसके मन में और घर में अपने ससुर के लिए ही जगह नहीं थी। सागर जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। नैना हाथ जोड़कर बोली, जरा धीरे बोलिए, अगर बाबूजी ने सुन लिया तो वो जीते जी मर जाएंगे। आखिर उनका भी सम्मान है। सागर बोला, अगर सम्मान है तो बेटे के घर जाकर रहे, बेटी के घर क्यों चले आए? तुम कमाती नहीं हो, मेरी कमाई पर रहती हो तो निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। इतना कहकर सागर वहाँ से उठकर चला गया। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस पति को वो इतनी इज्जत करती थी कि वो लोगों की सेवा करते हैं, आज वो क्षण भर में उनकी नज़रों से गिर गए। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने अपने भाई और पति पर इतना भरोसा किया ही क्यों? आखिर उसने अपने पैसे अपने भाई को दे दिए। बच्चे के जन्म के समय सागर ने कहा था कि तुम आराम से घर में रहो, अब तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी करूँगा। गलती थी कि नैना ने जो पति की बात पर भरोसा कर लिया था। नैना पूरी रात इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर किससे मदद मांगे वो। उसके अकाउंट में पैसे तो थे, परंतु बिना पति की इजाज़त के वो खर्च नहीं कर सकती थी। एक बार उसने सोचा, अपने भाई को बोले कि जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे मुझे वापस कर दो। यही सोचते सोचते नैना सोफे पर बैठी कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। अगले दिन नौकरों के साथ मिलकर नैना ने सबके लिए नाश्ता बनाया। सागर नाश्ता करके बिना बात किए ही चले गए। फिर भी नैना मुस्कराते हुए अपने पिता के लिए सादा नाश्ता लेकर गई। वो देखकर हैरान हो गई कि नरेंद्र बाबू अपना सामान समेट रहे थे। नैना बोली, बाबूजी, आप सामान क्यों समेट रहे हैं? कल ही तो आप आए हैं। नरेंद्र बाबू मुस्कराकर बोले, बेटा, मेरी वजह से अपनी गृहस्थी खराब मत करो। मैं कब तक हूँ नहीं हूँ कोई नहीं जानता। मैंने एक वृद्धाश्रम में बात की है, वो लोग मुझे वहाँ रखने के लिए तैयार हैं। बस इतना करो कि मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं यहाँ का रास्ता भी नहीं जानता हूँ। नैना अपने पिता के पास फूट फूट कर रोई और बोली, बाबूजी, हम लड़कियों को ही ये सब देखना क्यों पड़ता है? मैं आप से नज़रें भी नहीं मिला पाऊँगी। जब ऊपर जाऊँगी तो माँ को क्या जवाब दूँगी? आखिर में नैना करती भी क्या? उसने टैक्सी बुलाई और पिता को वहां तक
छोड़कर आई। नरेंद्र बाबू नैना से बोले, परेशान मत हो, कई बार परिस्थिति हमारे बस में नहीं होती। यहाँ मेरे ही जैसे कितने ही लोग होंगे, मैं समय काट लूँगा। मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं आना चाहिए। इतना कहते हुए नरेंद्र बाबू चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से किसी और का सहारा लेकर अंदर जा रहे थे। नैना अंदर ही अंदर रो रही थी, मानो वो उनको आखिरी बार देख रही हो। राजू ने एक बार नैना को फ़ोन करके नहीं पूछा कि बाबूजी कैसे हैं। नैना चुपचाप 3 दिन तक घर में पड़ी रही, ना ठीक से खाती, ना किसी से बात करती, और इन सब बातों से सागर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नैना वृद्धाश्रम फ़ोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वो अंदर ही अंदर इतनी ग्लानि महसूस कर रही थी कि एक बेटी क्या इतनी असहाय हो जाती है कि अपने पिता को भी आश्रय नहीं दे पाती है। जो पति आज पिता के लिए नहीं है, क्या कल वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए कुछ कर पाएगा? इन्हीं सब सवालों से नैना परेशान थी। चौथे दिन करीब 11 बजे वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि नरेंद्र बाबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। नैना को उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा, सागर रात से पहले घर नहीं आएंगे, बच्चे दोपहर तक आएंगे। उसने नौकर से कह दिया और वो पिता के अंतिम दर्शन के लिए वृद्धाश्रम की ओर चली गई। रास्ते में नैना के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो मन ही मन सोच रही थी, काश कि राजीव ने बाबूजी को कुछ दिन अपने पास रख लिया होता तो उनकी मौत ऐसे नहीं होती। काश कि सागर एक मरीज समझकर ही बाबूजी को अपने घर में आश्रय दे देता तो उनके पैसे कम नहीं हो जाते और आज वो अनाथ नहीं होती। जैसे ही नैना वहाँ पहुँची, वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा, इनकी लिस्ट में बेटा बहू बेटी दामाद सा सब हैं, फिर आप अकेली कैसी आई हैं? इनकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? नैना बोली, आत्मा को शांति तो 3 दिन पहले ही मिल गई थी, जब उन्हें ये समझ में आ गया था कि दुनिया में सारे रिश्ते बेईमानी होते हैं। जाते समय कोई अपना नहीं होता है। हाँ, परमात्मा से इतनी विनती जरूर, उनके जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। मैं इनकी बेटी हूँ और इनका कोई नहीं है। आपको जो भी करना है मुझे कहिए, मैं करूँगी। तभी मैनेजर ने एक लिफाफा दिया जिसमें नरेंद्र बाबू ने लिखा, बेटा, इस दुनिया में जब तक अपने बल पर हो तभी तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूछेगा। मैं चाहता हूँ एक बार फिर तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। जब जीते जी मैंने अपनी बेटी को इज्जत से जीना सिखाया तो मरने के बाद मैं कैसे किसी के भरोसे उसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बचे हुए पैसे और गांव के घर को बेचकर तुम अपने लिए कुछ करो ताकि अपने फैसले तुम खुद ले सको और इस संपत्ति में तुम्हारे भाई का कोई हिस्सा नहीं होगा। सदा खुश रहो मेरी बच्ची। पिता के एक एक शब्द से मानो नैना में हौसला भर दिया हो। नैना ने राजीव को और सागर को अपने पिता की मौत की खबर दी, परंतु उसने पिता का दाह संस्कार खुद किया और राजीव को इससे बेदखल किया। यह सब देखकर सागर ने नैना से माफ़ी मांगी तो नैना बोली, मेरे पिता को लौटा दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। राजीव से भी उसने सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब वो एक आत्मनिर्भर नारी थी जिसे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, क्या विदाई के बाद बेटी अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकती? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।